बताओ अगला चैप्टर कौन आ रहा है? अगला चैप्टर करा दूं साथ साथ ही? अरे टाइम बचा हुआ पूरा का पूरा है ना, तो साथ साथ ही करा देता हूं, यूट्यूब लाइव पे करा देता हूं ये भी। ठीक है, जो बच्चा ये देखेगा तो क्लिक करेगा लिंक पे तो दोनों आ ही जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो चलो असाइनमेंट डीट करें, चलो आ जाओ भाई। अब मुझे सबसे पहले चैप्टर का नाम बोलो जोर से, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। अब देखो जहां डीड बोला, डीड बोलते ही नॉर्मल ड्राफ्टिंग हो गया, फिर वही क्या, नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट एंड फॉर्मल पार्ट। तो भाई डीड, डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग में कुछ नहीं है, बस तुम्हें ट्रांजैक्शन को समझ के उसका क्या लिखना आना चाहिए, ऑपरेटिव पार्ट। नॉन ऑपरेटिव पार्ट तुम लोग को रटवा दिया है, फॉर्मल पार्ट रटवा दिया है। मेन तुम लोग को क्यों पढ़ते हो, कोई भी ट्रांजेक्शन को क्यों पढ़ते हो? सो एज टू नो कि हमें ऑपरेटिव पार्ट में लिखना क्या है कि नहीं? तो चलो पहले तुम लोग को समझाता हूं असाइनमेंट होता क्या है ना। चलो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, आ जाओ। सबसे पहले एक वर्ड होता है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज। जल्दी बताओ, यहां पे मैं सारे राइट ट्रांसफर कर रहा हूं, बस एक राइट। कौन सा राइट बोलो, राइट का नाम बोलो। राइट टू यूज, बस एक राइट टू यूज। अब ध्यान से सुनते जाना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है? आइए, राइट टू यूज से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखो, अगर तुम राइट टू यूज ट्रांसफर कर रहे हो मूवेबल प्रॉपर्टी में, कहा मूवेबल प्रॉपर्टी, बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब कार है ना। तो तुमने सुना होगा वहां वर्ड चलता है रेंट। कभी सुना है कि कार लीज पर लिया है ना, कार रेंट पर लिया? अरे बोलने के लिए हम लोग हर बिल्डिंग में भी रेंट बोल देते हैं, पर रेंट होता नहीं, वो लीज होता है कि नहीं? तो जो स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं वो क्या है, मूवेबल के लिए क्या है, रेंट। रेंट में क्या मतलब पूरे राइट ट्रांसफर कर देते हो, सिर्फ यूज करने का राइट, सिर्फ यूज करने का राइट। आ जाओ दूसरा कौन है, बोलो जल्दी। इमूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या वर्ड चलता है, लीज। एकदम सही, लीज बोल दो, लाइसेंस बोल दो। याद है लीज एंड लाइसेंस? अरे बचपन में सब पढ़ाया तुम लोग को टोपा में, लीज एंड लाइसेंस भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइसेंस में भी तो राइट टू यूज देते हो, पर लाइसेंस मत ही बोलो, तुमको याद होगा वहां कोई राइट वाइट तो ट्रांसफर होता नहीं है, सिर्फ एक काम करने के लिए बोल दिया, बस जाओ ये काम कर लो, यही तो था। लीज में प्रॉपर क्या ट्रांसफर होता है, बोलो राइट, राइट ट्रांसफर होता है ना, राइट टू इंजॉय, राइट टू यूज। चलो अब तीसरा प्रॉपर्टी बोलो। तीसरा प्रॉपर्टी होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हो। और बताओ तो ऐसी प्रॉपर्टी जो दिखाई नहीं देती है, क्या बोलते हैं उसको, इंटेंजिबल। यस, इंटेलेक्चुअल और इंटेंजिबल। इंटेलेक्चुअल है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब गुडविल। अच्छा गुडविल के बाद बताइए कौन प्रॉपर्टी है, मूवेबल की इमूवेबल है? तो सर इंटेंजिबल है ना, वो मूवेबल है ना वो इमूवेबल है। तो क्या है तो प्रॉपर्टी, अरे प्रॉपर्टी गुडविल तो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है भाई। नहीं, अरे मेन मेन किसका वैल्यू होता है, गुडविल का ही तो वैल्यू होता है। तो सबसे बड़ा तो कौन हुआ, गुडविल ही हुआ। तो सुनिए, इंटेंजिबल के अंदर भी राइट टू यूज ट्रांसफर होता है, नहीं समझे? वहां बोलते हैं असाइनमेंट, वहां क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। बात समझ में आया कि नहीं, आप बताओ। असाइनमेंट में जी साइलेंट होता है, असाइनमेंट बोलते हैं, असाइनमेंट में नहीं बोलते हैं। असाइनमेंट क्या बोलेंगे, असाइनमेंट। क्या साइलेंट रहेगा, जी। तो जी साइलेंट नहीं होगा, असाइनमेंट तो जी साइलेंट नहीं होगा, ठीक है? तो जल्दी इसको तो आप समझ में आ गया असाइनमेंट में क्या करने वाला हूं, जल्दी बोलो। सबसे पहले चैप्टर में जितने भी प्रॉपर्टी का नाम लूंगा सब क्या होगा, इंटेंजिबल। अब इंटेंजिबल का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल कौन है, इंटेलेक्चुअल। नहीं, चलो जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। अब इसी से जुड़ा हुआ हम क्या करेंगे, डीड की ड्राफ्टिंग करेंगे। ये लिखना बहुत जरूरी है, ये चार्ट तो उतारना ही पड़ेगा तुम लोग को कि असाइनमेंट क्या होता है, पहले ये तो पता कर लो। तो असाइनमेंट इज द ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज इन केस ऑफ व्हाट, इंटेलेक्चुअल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी।
अब तो तुम्हारे प्रोफेशनल में मैंने सुना है कोर्स भी कंप्लीट होने लगा है, शायद उसका कोर्स कंप्लीशन पे आ गया है, एथिक्स का। मैं बता रही थी शायद 3-4 क्लास बाकी है वो, है ना। ये तो बीच में ठंड जो नहीं रहा 2 महीने, बस वही खराब किया ना। अगर वो 2 महीने ठंड ना होता, गर्मी का मौसम होता, तो शायद मुझे लगता है ये सब काफ़ी पहले ख़त्म होने पर होता, या अभी तक सारी ही चीज़ ख़त्म होने पर होती। 2 महीना तो पूरा ही डिस्टर्ब गया। दिल्ली में साल में बस 2 ही महीना तो खराब जाता है, दिसंबर और जनवरी। दिसंबर जनवरी तो हद होता है ना यहाँ पे। गर्मी में लोग फिर भी बाहर निकल जाते हैं, ठंड में नहीं निकल पाते, बीमार ही कर देता है। तुम लोग बीमार हुए थे कि नहीं ठंड में इस बार? तुम लोग भाई सुपर हॉट लोग हो, तुम लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। अब हमारे जैसे बूढ़े बूढ़े लोग सब जो हैं, है कि नहीं? चलिए अच्छा जरा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले बोलो असाइनमेंट क्या होता है, बोलो जल्दी। अरे इस चार्ट को देख के बताओ असाइनमेंट क्या है। सर असाइनमेंट इज अ ट्रांजेक्शन जिसके अंदर क्या ट्रांसफर होता है, राइट टू यूज इन केस ऑफ व्हाट, इंटेलेक्चुअल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। याद रहेगा। तो इसमें क्या हम रेंट पढ़ने वाले हैं? नहीं। तो मोबाइल प्रॉपर्टी दिखाई देगी नहीं। क्या हम लीज पढ़ने वाले हैं? नहीं। आपको याद हो ये सब लीज डीड सब पढ़ चुके हैं, पीछे के चैप्टर्स रहे हैं वो। बस अब क्या बच गया था तुम्हारा, इंटेंजिबल और इंटेलेक्चुअल। तो ये क्या वर्ड आ गया, असाइनमेंट। तो चलिए शुरू करें, आ जाओ। असाइनमेंट होता क्या भाई? तो असाइनमेंट एक एक्ट है, एक्ट का मतलब प्रोसेस है, एक्ट का मतलब एक ट्रांजेक्शन है जिसके थ्रू वन पर्सन ट्रांसफर्स और कन्वे, कन्वे का मतलब भी ट्रांसफर ही होता है, टू अनदर, है ना। जल्दी बताइए, क्या सारे राइट ट्रांसफर कर देता है या राइट टू डू समथिंग? बोले ना हिज राइट और टाइटल टू समथिंग, मतलब किसी चीज से जुड़ा हुआ राइट ट्रांसफर करता है। बाकी तुम मालूम है राइट में क्या ट्रांसफर होगा, सिर्फ राइट टू यूज, है ना। तो यहीं लिख लो, यहां राइट का मतलब ओनली राइट टू यूज, सारे राइट ट्रांसफर मत कर देना। अरे सारे राइट ट्रांसफर कर दोगे तो सेल हो जाएगा ना यार, नहीं। अब समथिंग का मतलब यहां पर क्या है, जल्दी बताओ। समथिंग का मतलब यहां पर कौन है, कौन सी प्रॉपर्टी? इंटेंजिबल, लिख लो यहां पे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। क्योंकि समथिंग का मतलब तुम कुछ और समझोगे तो कुछ अलग नाम होगा ना। मूवेबल समझोगे तो रेंट होगा, इमूवेबल समझोगे तो लीज होगा। तो यहां हम जब असाइनमेंट के नाम से पढ़ रहे हैं तो दैट प्रॉपर्टी इज व्हाट, द इंटेंजिबल और इंटेलेक्चुअल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, अब जरा ध्यान सुनो। अच्छा एक बात बताओ, जब हम असाइनमेंट करेंगे तो सिर्फ राइट ट्रांसफर होगा या लाइबिलिटी भी? देख के नहीं बताना है, राइट लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर होगा। जरा पढ़ो तो, अब पढ़ो तो जल्दी से, यहां से पढ़ो पढ़ो। सिर्फ राइट ट्रांसफर होगा ना यार, लाइबिलिटी किस बात का ट्रांसफर होगा क्या? तो सिर्फ राइट ट्रांसफर होते हैं। तो चलो सबसे पहले ऑपरेटिव पार्ट का एक लाइन मिल गया तुमको कि लाइबिलिटी वाला कोई लाइन मत लिख देना असाइनमेंट डीड में, सिर्फ क्या लिखना, राइट्स। पहले ये समझ में आ गया? तो ये बहुत जरूरी था ये, बट नॉट द बर्डन। चलो भाई, ये हो गया 5 स्टार रेटिंग वाला लाइन। तुम लोग 5 स्टार रेटिंग मत देना, नहीं तो बाद में समझोगे क्रॉस कर दिया मैंने, है ना। चलिए आ जाओ। चलो बिजनेस डेट, बिजनेस डेट को तुम एक और नाम से बोलो। अब बोलो बिजनेस डेट को और किस नाम से बोल सकते हैं? डेटर्स। बिजनेस डेट लेने वाला कौन होता है तुम्हारा? डेटर। अच्छा बताओ, डेटर, डेटर में जो तुम्हारे राइट्स होते हैं, क्या राइट होता है बताओ तो? राइट टू रिकवर द मनी। क्या वो इंटेंजिबल राइट है तुम्हारा? वो मूवेबल है, इमूवेबल है, क्या है? इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल है ना भाई वो राइट। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं वो ट्रांसफर कर सकता हूं? जैसे इधर देखो, इधर देखो, जैसे मैंने अपने क्रेडिटर को बोला कि मुझे अपने डेटर से पैसा लेना है, मैं अपने डेटर से पैसा रिकवर करने का राइट आपको दे रहा हूं। अब आप मेरे डेटर से सीधा पैसा ले लीजिए। नहीं समझ में आया इन लोग को? नहीं समझ में आया? सुनो, एक तो जहां अकाउंट्स का कोई वर्ड बोल दूं तुम लोग का हालत खराब हो जाता है। एक पर्सन है, इसका कोई डेटर है, तो जब इसका कोई डेटर है तो डेटर से पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा ना। तो इसके पास कौन सा राइट है पहले बताओ? राइट टू रिकवर, राइट टू रिकवर। अभी जो राइट टू रिकवर लिख रहा हूं मैं, ये कौन, ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये दिखाई देती है क्या? नहीं। तो इस पर्सन के पास क्या है? राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम डेटर। लेकिन इस पर्सन का एक क्रेडिटर भी है,
क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर से पैसा आएगा या इसके तरफ से जाएगा? तो लाइबिलिटी है यहाँ पे, लाइबिलिटी टू पे, ये ना। तो ये क्या कर रहा है? देखो असाइनमेंट में क्या होगा, सुनो। ये पर्सन क्या कर रहा है? कौन पर्सन? जो बीच में दिखाई दे रहा है ना तुमको, ये पर्सन अपना जो राइट टू रिकवर है ना, यही किसको ट्रांसफर कर दे रहा है? क्रेडिटर को। बात समझ में आ रहा है? अब देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 है ना, स्टेप नंबर ये हो गया 3। अब बताओ अब होगा क्या इससे? ये वाला राइट टू रिकवर किसको मिल गया? क्रेडिटर को असाइन हो गया ना असाइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये देखिए जो पर्सन है, यहां ले देता हूं, पर्सन असाइन कौन सा राइट? राइट टू रिकवर, राइट टू रिकवर, टू बोलो, टू क्रेडिटर। अब बताओ, अब क्रेडिटर रिकवर करेगा डेटर से डायरेक्टली। अब डेटर को डायरेक्टली पैसा किसको देना पड़ेगा? क्रेडिटर को। बात समझ में आ गया? तो स्टेप नंबर क्या हो जाएगा? 4। डेटर पेज डायरेक्टली टू क्रेडिटर, है ना, पेज डायरेक्टली टू क्रेडिटर। बात समझ में आ गया? तो यहां पर देखो, यहां पे एक जगह मैंने असाइन वर्ड लिखा था, यहां पर देखो, यहां पे है ना असाइन। तो असाइन क्या कर दिया? इसका मतलब उसने अपना राइट ट्रांसफर कर दिया किसको? एग्जैक्टली अपने क्रेडिटर को। तो क्या बिजनेस डेट असाइन हो सकते हैं? उतारो इसको, उतारना बहुत जरूरी है। अभी सब कुछ समझ में आता है, एग्जाम टाइम में सब भूल भाल के तैयार। ठीक है। अब असाइनमेंट डीड अगर तुमको बनाना होता तो तुम सब कुछ लिखते, है ना। सबसे पहले तुम्हारे रिसाइटल में ये पूरी कहानी आती। अच्छा बताओ, रिसाइटल में इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं? 1 और 2 आता रिसाइटल में। नरेटिव रिसाइटल में हिस्ट्री आता है, तो 1 2 आता। इंट्रोडक्टरी में कौन आता? स्टेप नंबर 3 आता, 3 आता। अच्छा, ऑपरेटिव पार्ट में नंबर 1 क्या आता? 3 ही आता। क्योंकि तुम्हें याद होगा जो इंट्रोडक्टरी होता है वही तो बाद में जाके क्या बनता है? टेस्टेटम। बस इंट्रोडक्टरी रिसाइटल के नाम से जब होता है तो ऐसा होगा, और जब वो ऑपरेटिव में आता है तो अब ऐसा हो रहा है। याद ना, बहुत बार तुम लोग को समझा चुका हूं, गलती मत करना एग्जाम में, ठीक। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 ये सब कहां लिखा रहेगा? ऑपरेटिव पार्ट में। या लिख भी दूं क्या? मैं लिख दूं इसमें कौन स्टेप क्या है? बोलो, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 इज इक्वल टू नरेटिव रिसाइटल। स्टेप नंबर 3 इज इक्वल टू, बताओ स्टेप नंबर 3 में वर्ड क्या स्टेप चलेगा? फ्यूचर वाला वर्ड चलेगा। फ्यूचर में ऐसा होगा, क्या होगा ये बताओ? इंट्रोडक्टरी रिसाइटल, है ना। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा ऑपरेटिव पार्ट। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 इज इक्वल टू ऑपरेटिव पार्ट। पर ऑपरेटिव पार्ट जब लिखोगे तो फ्यूचर में लिखोगे या प्रेजेंट में लिखोगे? अब क्या वैसा हो रहा है ना, ये ना। बाकी तो तुम लोग को आता है। ये स्टेप नंबर 3 ये फ्यूचर टेंस में होगा, और ये किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। पढ़ा था बचपन में टेंस? चलो हटाऊं, आगे बढ़ें। चलो, तो बिजनेस जेट का आराम से हो सकता है ना। अच्छा, बिजनेस जेट क्या माना जाता है? एक्शनेबल क्लेम माना जाता है। हेरिटेबल भी है और असाइनेबल है, क्योंकि इसको भी क्या माना गया है? प्रॉपर्टी ही माना गया है। कहां? टोपा में, ठीक है। याद होगा टोपा जब पढ़ते थे बचपन में। चलिए, टोपा बड़ा प्यार से तुम लोगों को पढ़ाता हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नहीं तुम लोगों में?
बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ाया था तुम लोग को। ऐसी चीजों को भूल जाना ही अच्छा होता है ना। चलो अच्छा, एक्शनेबल क्लेम क्या होता है पहले ये बताओ मुझे। अब तो याद, ये तो याद रखना पड़ेगा, सब पढ़ाया टोपा में बचपन में। हाँ यस, एक्शनेबल क्लेम का मतलब लिखो तो जल्दी से यहां पे लिखे। एक्शनेबल क्लेम मीन्स, actionable claim means any claim, actionable claim means any claim which can only be enforced, which can only be enforced by taking legal or judicial action, by taking legal or judicial action। लिखो जल्दी, क्या लिखे, क्या लिखा बताओ। हाँ, एक्शनेबल क्लेम मीन्स एनी क्लेम विच कैन ओनली बी एनफोर्स्ड, विच कैन ओनली बी एनफोर्स्ड बाय टेकिंग लीगल और जुडिशियल एक्शन। मतलब जब तक आप लीगल जुडिशियल एक्शन नहीं लेंगे वो क्लेम आपको मिलने वाला नहीं है। इसका पक्का मतलब है कि अनसिक्योर्ड क्लेम है। क्या है ये, अनसिक्योर्ड डेट। क्योंकि याद होगा जो अनसिक्योर्ड डेट होता है उसी को पाने के लिए तो केस करना पड़ेगा। जो सिक्योर्ड है तुम चाहो तो केस ना करो तो भी काम चल जाएगा। सिक्योर्ड मतलब तुमने किसी को 10 लाख का लोन दिया, 12 लाख का प्रॉपर्टी रखे हुए, प्रॉपर्टी ले लो, बात खत्म करो, केस क्या करना है। लेकिन तुमने 10 लाख का लोन दे दिया, उसके बदले तुमने कोई सिक्योरिटी नहीं लिया, तो ये तो पक्का एग्जैक्टली अब तुम्हें केस ही करना पड़ेगा। तो एक्शनेबल क्लेम का कुछ एग्जाम्पल बचपन में बताया था, बताओ तो कुछ। तुमको याद होगा अरियर ऑफ रेंट, कोई आदमी रह लिया है और पैसा नहीं दिया है तुमको। कोई आदमी तुम्हारे बिल्डिंग में रह लिया है तो उसको कैसे बोलोगे कि अब नहीं रहने दूंगा, रह तो चुका है अब तो केस ही करना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड का पैसा नहीं मिल रहा है तो तुम क्या बोलोगे, नौकरी नहीं करूंगा, नौकरी तो कर चुके हो तभी तो पीएफ बना है, तो उसके लिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, केस ही करना पड़ेगा। समझ रहे हो तुम। तो ये सब कुछ क्या है, एक्शनेबल क्लेम। देखो लिखा ही हुआ ना, अदर देन द डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और बाय द हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज। मूवेबल के लिए क्या वर्ड चलता है, हाइपोथिकेशन प्लेज, और इमूवेबल के लिए क्या चलता है, मॉर्गेज। इन टोटल इन्होंने सिक्योर्ड को अदर देन कर दिया, तो जब सिक्योर्ड अदर देन हो गया तो बचा कौन, अनसिक्योर्ड ना। इसका मतलब क्लेम का मतलब यहां पर सिर्फ अनसिक्योर्ड है। क्या है, अनसिक्योर्ड। तो याद रखना, ऐसे क्लेम क्या तुम ट्रांसफर कर सकते हो किसी को, मतलब ऐसे क्लेम में तुमको केस करने का राइट है, तो क्या केस करने का राइट ट्रांसफर कर सकते हैं आप पूरे क्लेम के साथ, मतलब पूरा 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 कहानी ट्रांसफर होगी। क्योंकि एक्शनेबल क्लेम को जब प्रॉपर्टी माना गया तो वो भी ट्रांसफर हो सकता है ना। तो आइए, लेकिन जब भी आप करना, सुनिए, आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग का मतलब असाइनमेंट डीड। लिखो असाइनमेंट डीड। एक होगा ट्रांसफरर और दूसरा कौन होगा, ट्रांसफरी। अब ट्रांसफरर के जितने भी राइट्स एंड रेमेडीज होंगे वो किसको चले जाएंगे, ट्रांसफरी को चले जाएंगे। मतलब ट्रांसफरी अब ओनर माना जाएगा, उस एक्शनेबल क्लेम को ओनर कौन माना जाएगा, ट्रांसफरी। चलो जल्दी से बोलो। अच्छा, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं, हेडिंग बोलो, हेडिंग बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा, शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी माने जाते हैं सेक्शन नंबर 44 के हिसाब से। तो क्या उसके अंदर के राइट ट्रांसफर हो सकते हैं एकदम अच्छे से। सेक्शन 44 ऑफ द कंपनी एक्ट का कहना है कि कंपनी के जो शेयर्स होंगे वो क्या माने जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी, और आराम से एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो ट्रांसफर हो सकते हैं। बाकी सेक्शन 56 आपको याद होगा, शेयर ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, शेयर ट्रांसफर डीड। ये सब पढ़ाया नहीं बचपन में तुम लोगों को। सेक्शन 44, सेक्शन 56 एक चैप्टर ही है तुम्हारा पूरा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, है ना, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। अगर कभी देखने का मन हो तो यूट्यूब पे वो क्लास है, तुम चाहो तो देख सकते हो, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। बाकी देखिए, आपको याद होगा सिर्फ सेक्शन 44 एंड सेक्शन 56 को ही क्यों देख रहे हो। अगर आप जाएंगे सोगा में, कहां जाएंगे, सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें भी गुड्स के डेफिनेशन में किसको लिया हुआ है, स्टॉक एंड शेयर्स को लिया हुआ है। वो छोड़िए, जब हम लोग पढ़ते कोपरा, खैर अब तो कोपरा 2019 आ गया, लेकिन कोपरा 1986, तुम लोग कोपरा 1986 पढ़े हो गया, 2019 वाला पढ़े हो, मतलब वो ज्यादा पुराने तुम लोग नहीं हो। अच्छा, उसमें भी आता है एक जगह कि गुड्स के डेफिनेशन में शेयर्स, डिबेंचर्स आफ्टर अलॉटमेंट बिकम द मूवेबल प्रॉपर्टी, याद है, उसको गुड्स ही माना जाता है। क्या माना जाता है, गुड्स। तो सोगा में भी गुड्स माना गया, कोपरा में भी गुड्स माना गया, और कंपनीज एक्ट का सेक्शन 44 तो लहराता हुआ बोलता ही रहता है हमेशा कि शेयर्स आर ऑलवेज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड आर फ्रीली ट्रांसफरेबल।
वो अलग बात है कि प्राइवेट कंपनी केस में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर होता है, पब्लिक कंपनी केस में इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। पर ट्रांसफरेबल तो है, हाँ, पर ये जरूर है कि आर्टिकल्स को फॉलो कीजिए। जैसे कंपनी रेफ्यूज कर सकती है टू ट्रांसफर ना, हाँ, प्राइवेट कंपनी के केस में है तो थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में तो कहीं से भी मना नहीं किया जा सकता। अगर आपको याद हो, बच्चों ने पढ़ा था, अगर कंपनी मना करती है तो तुम एनसीएलटी जा सकते हो। अरे भूल गए तुम लोग? कंपनी कहां जा सकते, मतलब जो शेयर होल्डर है अगर उसने शेयर ट्रांसफर किया और शेयर ट्रांसफर का रिक्वेस्ट डाला कंपनी में, अगर वो प्राइवेट कंपनी का केस है तो तुमको 30 दिन मिलता था, पब्लिक कंपनी का केस है तो तुमको 60 दिन मिलता था, ऐसा ही कुछ था। और आप आराम से एनसीएलटी में उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। तुम लोग प्रोफेशनल में भी तो कंपनी लॉ पढ़ते होगे। मैं तो सीआर पढ़ाता हूं, ड्राफ्टिंग पढ़ाता हूं, सीआर में भी तो कंपनी लॉ आता ही है, लेकिन नॉर्मल कंपनी लॉ, वो जो नॉर्मल है, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ये सब नहीं है, कहीं नहीं है। पर मैंने बहुत बार देखा है गवर्नेंस, तुम लोग जब पढ़ते रहते हो तो उसमें कंपनी लॉ आया रहता है। अच्छा, डायरेक्टर्स आया हुआ है। तुम लोग को डायरेक्टर्स फिर से पढ़ने का मन हो तो बोल देना, मैं पढ़ा दूंगा फिर से। और कौन कौन है तुम्हारा प्रोफेशनल, बताओ? डायरेक्टर जनरल मीटिंग फिर से है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना पड़ेगा, और इतना ही है। वो देख लेना तुम लोग को कुछ मालूम तो रहता नहीं है, बस इतना ही एग्जाम में आगे कुछ और। चलो जल्दी बताओ यहां पर क्या हो रहा है, जल्दी हेडिंग बोलो। असाइनमेंट ऑफ बिजनेस डेट या एक्शनेबल क्लेम। चलो मैं पार्टीज बताता जाता हूं, बिना देखे बोलो तो पार्टीज कौन होगा यहां पे? एक उसका डेटर होगा और एक उसका, अब सीधा सा बात है, बिजनेस डेट उसी को ट्रांसफर कर रहा होगा जो उसका क्रेडिटर होगा। बोलने के लिए ना बोला जाए बात अलग है, लेकिन मेन पार्टी अगर दो मैं पूछूं तो दो कौन है? हाँ, पर्सन और क्रेडिटर। डेटर के बारे में बात होगी, नहीं समझे आप? अरे डेटर के बारे में बात होगी कि देखो भाई मेरा एक डेटर, उससे हमें पैसा लेना है, पैसे लेने का हक मैं अब आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ट्रांसफर इज पर्सन और जो ट्रांसफर इज क्रेडिटर। अपने एग्जांपल के हिसाब से अगर देखो तो ये है ना। चलो इधर देखते हो, वेयर ऐसे तो सब पता चल जाता है आपको, मालूम हुआ रिसाइटल में। आओ, असाइनर, यहां पर वर्ड क्या चलता है? असाइनर और असाइनी। क्या वर्ड चलता है? ट्रांसफरर को क्या बोलते हैं? असाइनर। ट्रांसफरी को क्या बोलते हैं? असाइनी। तो देखो, असाइनर बहुत दिन से ये बिजनेस कर रहा है, बिजनेस करते करते उसके बहुत सारे लोग क्या बन गए? डेटर्स बन गए। उस डेटर्स का नाम कहां डाल देना? शेड्यूल में। अरे डेटर्स का नाम यहां थोड़ी लिख दोगे तुम, कहां डाल देना? शेड्यूल में। उसके सामने लिख देना कितना कितना पैसा इससे लेना बनता हमारा है। ठीक है, देखो यहां लिखा ही हुआ है कि कुछ पैसे हैं जो उनके नाम के सामने लिखे गए हैं, और इसके लिए क्या बना दो? शेड्यूल। एक पेज जोड़ देना बाद में। ठीक है, एंड वेयरेज। लेकिन चक्कर यह है कि जो असाइनर है इसने इतना पैसा किसी से लिया भी है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा स्टेटमेंट आधा ही है, यहां पर वो दिखा देना कि उसने पैसा कहीं से लिया भी है। तो देखो, द असाइनर हैज फॉर द सम ऑफ इतना, है ना, बिकम डेटर ऑफ सम पर्सन। नहीं समझ में आया? बिकम लिखो, डेटर ऑफ, है ना, असाइनी लिख दूं सीधा। वो असाइनी का बन गया होगा ना डेटर, तो असाइनी को देना है, तो असाइनी उसके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। अब देखो, ये तो हो गया तुम्हारा क्या कहानी, जल्दी बोलो। ये हो गया तुम्हारा नॉन ऑपरेटिव रिसाइटल। अब यहां से क्या शुरू हो रहा है? ऑपरेट। नाउ दिस डिड विटनेसेस एज फॉलोज। तुम अपना ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखना, ये लोग ना बदल बदल के लिखेंगे, अपना जो चल रहा है, नाउ दिस डिड विटनेसेस एज फॉलोज। नंबर 1 में क्या दिखा देना कि इतने पैसे के लिए राइट टू रिकवर, जो हमारा डेटर्स है, वो राइट टू रिकवर हम किसको ट्रांसफर करते हैं? क्रेडिटर को, दैट इज असाइनी को ट्रांसफर करते हैं। अब वो सारे राइट्स हमारे डेटर्स के प्रति, जो हमारे सारे राइट्स है, वो किसके पास माने जाएंगे? असाइनी के पास माने जाएंगे। अब असाइनी जाएगा और वहां से पैसा रिकवर करेगा, और मेरे सारे डेटर्स को उन्हीं को पैसा देना है। ठीक है, इन विटनेस वेयर ऑफ लास्ट में हो गया। उसके बाद असाइनर असाइनी दोनों का और शेड्यूल दे दोगे। चलो भाई, अब आ जाओ, अब जल्दी जल्दी बताइए तो हम किस में कर रहे हैं एग्जैक्टली ये असाइनमेंट? गुडविल एंड अदर राइट्स एंड इंटरेस्ट। चलो पहले बताओ गुडविल क्या होता है? नहीं, इंटेंजिबल एसेट तो होता है, गुडविल होता क्या है? यस, सुनिए, गुडविल वो चीज है जिसकी वजह से सेम चीज का आप ज्यादा पैसा ले लेते हैं और दूसरी कंपनी उस चीज का ज्यादा पैसा ले पाती नहीं है। नहीं समझे? अब जैसे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत बार ऐसा हल्ला फैलता है और फैलाया भी जाता है कि यहां फीस ज्यादा है, मतलब फीस थोड़ा ज्यादा बोलते हैं,
है ना। अब ज्यादा बोलते हैं कम बोलते हैं, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन सीधी सी बात है गुडविल भी एक चीज होता है। कहीं पर तुमने देखा होगा बहुत कम फीस, 999 में एक सब्जेक्ट। अब बताइए 999 में एक सब्जेक्ट का, इसका मतलब उसका गुडविल नहीं है। जो गुडविल होता है, अच्छा गुडविल कुछ लोग तो अच्छा आप ज्यादा फीस लेते हैं, गुडविल है तो आप क्या एक्सप्लॉइट करोगे? लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, इस गुडविल को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, नहीं समझे। इस गुडविल को बनाने में एक बात है, बलिदान नहीं होता। मैं सिर्फ सीएस के लिए हूं, एक बलिदान ही है। अगर मैं सीए वाले को भी पढ़ाता, सीडब्ल्यू वाले को पढ़ाता, कुछ तो फीस आता। आज क्या पता मेरे बगल में सीए फाउंडेशन का बैच चलता रहता, क्या पता वो दूसरे तीसरे रूम में सीडब्ल्यू फाउंडेशन का बैच चलता, चलाने वाले चला रहे हैं। लेकिन अगर मैं जो हूं, मैं तो अकेला सीएस चला रहा हूं, तो बलिदान दिया तो वही तो मेरा गुडविल बन गया। नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा, कल एक आदमी यहां इंक्वायरी करने के लिए आया, वो सीएस था, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। वो पहले आया, बैठा, कुछ नहीं बोला, बोला कि मैं इसका एडमिशन कराने के लिए आया हूं। तो यहां से अपना सब बताई, मैडम सब कुछ बताई। उसके बाद लास्ट में उसने, मैडम ने बोला कि आप भी क्लास में चाहें तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक निकाला अपना आईडी कार्ड, वो क्या बोलता है, विजिटिंग कार्ड। उसमें देखा वो सीएस भी था, सीए भी था, एलएलएम भी था, एलएलबी भी था। तो जब ये देखी, बोली करे, तो वो बोला कि देखिए मैम, मैं यहाँ जितना आपने बताया मुझे उतने भी सुनने की जरूरत नहीं थी, मुझे सर के बारे में मालूम है, ओनली फॉर सीएस, यही सबसे बड़ा गुडविल है इनका। इसलिए मैं अपने रिलेटिव को यहीं सीधा मैं एडमिशन ही कराने आया हूँ। अब मैं बस सोचा कि थोड़ा सुन लेता हूँ आप क्या बोल रही हैं, आप इसका एडमिशन करो, बात खत्म। आप बताओ ये गुडविल ही तो है, नहीं है गुडविल? ओनली फॉर सीएस लिखने वाले बहुत लिख सकते हैं, कोरोना आते ओनली फॉर सीए हो जाते हैं। नहीं, सुबह में सीए, दोपहर में सीएस और रात में सीडब्ल्यू, ऐसे होने वाले बहुत लोग हैं कि नहीं है। बोर्ड भी अगल बगल में ही लगा रहता है, तुम देखना यहाँ पे एक्सक्लूसिव सीए, बगल में नीचे एक्सक्लूसिव सीएस। तो वो गुडविल अपना खराब कर रहे हैं इन टोटल, पर वो करेंगे क्या? सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई, मैं उसमें कुछ बोल नहीं रहा हूँ, जिसको जैसा बिजनेस चलाने का मन चलाता है। लेकिन गुडविल, अब आईफोन, एप्पल उसी फोन का उतना ही जीबी, उतना ही सब कुछ, और उसका मुझे लगता है 20-30 हज़ार रुपये ज़्यादा ले लेता है नहीं, 1 लाख का तो है। अब जैसे सैमसंग है, जैसे मान लो सैमसंग का ये फोन है, ये क्या है, फ्लिप है, ये फ्लिप वाला, इसका लेता है लगभग 80,000 रुपया वो लेता है। ऐसे तुम देखोगे वो वाला जो है ऐसे वाला वो तो 1.5 लाख का साथ पहुंचा देता है वो। लेकिन अगर यही चीज एप्पल बना देना तो 80,000 नहीं, शायद 1,20,000 लेगा वो, नहीं ले लेगा वो। तो गुडविल है। अब बोलोगे सर फिर ये तो एप्पल एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा है। वो शुरू में जब आया था तो वो बहुत लॉस में भी गया था, क्योंकि वो शुरू में ही मजबूत चीज बनाने लगा। अब मजबूत चीज का उसको दाम मिलता नहीं था मार्केट में, तो शुरू में तो उसका नाम खराब ही हुआ होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे बन गया। तो गुडविल वो राइट है आपका जिससे आप डिफरेंशियल प्राइसिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशियल प्राइसिंग करते हैं। कहीं लिखा होगा, बताओ तो कहां लिखा हुआ है? देखो कहां लिखा हुआ है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कहीं पर लिखा होगा, हाँ, ये एक ऐसा राइट है जो उसको एनेबल करता है क्या पाने के लिए? डिफरेंशियल रिटर्न। डिफरेंशियल मतलब छोटा रिटर्न या बेटर रिटर्न? बेटर रिटर्न किससे? अपने कॉम्पिटिटर से। नहीं, यही है ना? चलो अच्छा, एक बात बताइए, क्या गुडविल एक एडवांटेज है और बेनिफिट है आपके लिए? इसी एडवांटेज का तो फायदा लेके तुम ज्यादा पैसा चार्ज करते हो। अच्छा, ये क्यों मिलता है तुम्हें? क्योंकि तुम्हें पब्लिक का क्या मिला है? संरक्षण। संरक्षण समझते हो? मतलब पब्लिक का प्यार, सपोर्ट, इसको पेट्रोनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रोनेज। उसका एग्जैक्ट हिंदी संरक्षण होता है ना? पेट्रोनेज मिला है। उसके बाद अच्छा, आपका गुडविल कब बनता है पहले बताइए? जब आप कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैं ओनली फॉर सीएस से 2010 से ओनली फॉर सीएस हूं, तो कितना साल हो गया? अब 13 साल। 13 साल होते होते नाम बना। अच्छा, लेकिन बीच में मैं बहुत बार सीए भी हो जाता, सीजनल हो जाता, तो शायद मेरा गुडविल बन पाता नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही जो मैं बोल रहा हूं? अच्छा, एक ही जगह पे हूं, स्टेबल हूं, लक्ष्मी नगर में ही हूं, मैं कोई दूसरी जगह से भाग के आया तो नहीं हूं कि मैं चलो वहां से यहां भाग के आ गया, यहां से गुडविल खराब हो तो वहां भाग गया। ये काम तो नहीं कर रहा हूं, नहीं समझ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव वाले को प्रोफेशनल में बैठा दिया, प्रोफेशनल वाले को एग्जीक्यूटिव में बैठा दिया, ये सब काम तो नहीं। अच्छा, तुम लोग कभी एग्जीक्यूटिव में बुलाया? मैंने कभी एग्जीक्यूटिव में बुलाया? पहले मैं कभी कभी एक चैप्टर के लिए, मर्जर के लिए बुलाता भी था, लेकिन चैप्टर नंबर 1 के लिए या आईबीसी के लिए बुलाता भी था। लेकिन जब से हम प्रोफेशनल पे ध्यान देना स्टार्ट किए हैं, अब हम उसमें भी नहीं कर रहे हैं, प्रोफेशनल का प्रोफेशनल में ही पढ़ा रहे हैं। एक क्लास में भी वहां नहीं बुलाता हूं तुम लोग को। उल्टा उन लोग को कह दिया मैंने कि जब मैं मर्जर पढ़ाऊंगा, यहां पढ़ाऊंगा, इस समय जब यूट्यूब लाइव होगा तो तुम देख लेना, क्योंकि उनके लिए वो नॉन कोर है, आपके लिए कोर है। नहीं समझ में आया? जब तुम एग्जीक्यूटिव में थे तो तुम्हारे लिए मर्जर कोर था कि नॉन कोर था? नॉन कोर था। प्रोफेशनल वालों के लिए क्या है? ये कोर है। तो भाई जिसका कोर है उसको कोर लेवल से पढ़ाऊंगा ना मैं।
तो एग्जीक्यूटिव में तुम्हें बैठा दूंगा तो तुम्हारा कोरी भी कर जाएगा। तो ये काम मैं नहीं करता। अब मैंने प्रोफेशनल को एकदम ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट कम कर लिया अपना, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। पहले क्या था, मेरे भी 5-5 सब्जेक्ट थे। अब 5-5 सब्जेक्ट में तो मैं हिल जाता था पूरा, कहां से मैं पढ़ाऊंगा बताओ, टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जब 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो दम से पढ़ाता हूं, मन से पढ़ाता हूं। एग्जीक्यूटिव में भी तुमने देखा न्यू सिलेबस में मैंने अपना सब्जेक्ट थोड़ा सा कम किया है कि जितना पढ़ाऊंगा दम से पढ़ाऊंगा। अब मैं क्वालिटी वाला हो गया हूं, क्वांटिटी वाला नहीं हो गया हूं, क्योंकि भगवान की दया से इतना कुछ हो गया है कि मैं क्वालिटी पे भी चलूंगा तो सेटिस्फाइड हूं। नहीं तो एक समय आता है जब आपका गुडविल बन जाता है तो आप किसकी तरफ ध्यान देते हैं, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे नहीं। आज तुम्हारा आईफोन क्वांटिटी पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसको हर को नहीं बेचना है, लेकिन जिसको बेचना है उसको सेटिस्फाई करके छोड़ना है। एक चीज मैंने लाइफ में देखी है, ऐसे तो मुझे आईफोन पसंद नहीं जो साफ है भाई, उसको मुझे चलाने में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार मैंने उसको फोन किया, उसके उस नंबर पे, कौन नंबर होता है, सर्विस नंबर, क्या बोलते, सर्विस बोलते, क्या बोलते हो, अरे बाप रे, 1.5-2 घंटा तक मेरे साथ था वो। अच्छा मेरा फोन कट गया, 1.5-2 घंटा में फोन कट जाता है, अपने आप नहीं कट जाता है फोन, फिर वही फोन करता है मुझे। मैंने कहा क्या सर्विस है यार, और सब जगह देखो ये दबाने के लिए, ये दबाएं, ये दबाने के लिए, ये दबाएं, ये दबाने के लिए, ये दबाएं। अच्छा एक बार मैं उसको फोन किया, कहा अच्छा वो बात कर रहे थे क्या, ओहो अरे परेशान, ये देखो इसने कितना दिमाग लगाया, मतलब एक स्टाफ को मेरे लिए बैठा दिया, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ वो मेरा फोन नहीं काटा यार। तो ये तो बात है। अच्छा तुम्हारा बताओ कार में कौन है, रोल्स रॉयस, क्या नाम है, रोल्स रॉयस नाम है। मैंने सुना है शायद वो तुम जाओगे लेने तो तुमको नहीं देगा वो, चाहे पैसा ही हो तुम्हारे पास। जैसे मान लो मेरे पास 20 करोड़ रुपया है, अब मैं लेके जाऊं, कहा नहीं देंगे आपको। वो पूरा फैमिली बैकग्राउंड चेक करता है और तुम्हारा स्टेटस चेक करता है। अब जरा सोच लीजिए आप, तो क्या वो लोग क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं कि क्वालिटी पे। हम लोग बहुत गाली देते हैं सिनेमा हॉल में, कि सिनेमा हॉल में 20 रुपए का पॉपकॉर्न देता है 250 रुपए में। जिस दिन वो 20 रुपए का पॉपकॉर्न देने लगेगा ना, वहीं लाइन लग जाएगा, वहीं फेंक रहा है, वहीं खा रहा है। आज 250 होने की वजह से जो अमीर लोग हैं वही खा पा रहे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं वो लेता ही नहीं है। तो ये सब फिल्ट्रेशंस होते हैं और कुछ नहीं होता है। वो किस पर ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पे, क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दे रहे। यही होता है गुडविल, इसी को क्या बोलते हैं, गुडविल। तो हमेशा किस पर ध्यान देने का, गुडविल पे। एक केस हुआ, जरा केस का नाम बोलो, इसका तो नाम ही गुडविल है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने गुडविल का डेफिनेशन दिया था यहां पे, बोलो। उन्होंने क्या बताया था, गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है। जनरली वो क्या है, एडवांटेज है। जनरली किससे बनता है एडवांटेज, रेपुटेशन से। किससे बनता है, कनेक्शन से। बात समझ में आ गया, जिससे कि वो चीजें क्या बन जाती हैं, ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब चलते रहने वाला। और यही गुडविल आपको एबिलिटी देता है क्या कमाने का, प्रॉफिट्स कमाने का। अच्छा गुडविल किन किन चीजों से आ सकता है, रेपुटेशन से आ सकता है, लोकेशन से आ सकता है, और अदर फीचर। अदर फीचर में बोलो तो, इधर बोलो, गुडविल किन किन वजह से आ सकता है। सोर्स ऑफ गुडविल लिखो यहां पे, सोर्स ऑफ गुडविल बोलो, बोलो जल्दी। पहला पर्सनल रेपुटेशन। मुझे लगता है जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनका तो पर्सनल रेपुटेशन ही होता है, नहीं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका भी, टीचर्स, उनका पर्सनल रेपुटेशन होता है, नहीं होता है? अगला बोलो, गुड्स का भी रेपुटेशन होता है बहुत बार। जैसे रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस के तुम ओनर को नहीं जानते हो, तुम प्रोडक्ट को जानते हो। आईफोन के प्रोडक्ट को जानते हो। अगला बोलो, साइट मोनोपोली, ये भी बहुत ज्यादा होता है। बताओ साइट मोनोपोली का मतलब, अपने सेगमेंट में इकलौता है। अच्छा, एक्सेस टू द सोर्स ऑफ सप्लाई, लार्ज कोटा सबसे ज्यादा ये खरीदता है। इसमें एग्जांपल दो तो, जैसे उसी के पास एक तरीके से सारा चीज है। मुझे लगता है तुम्हारा स्टील में चले जाओगे तो सेल है, बैंकिंग में चले जाओगे तो एसबीआई है। नहीं, एसबीआई तो कुछ ज्यादा ही लिए हुआ यार। अगला बताओ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। पब्लिसिटी शानदार है, इसमें तुम्हारे सबसे ज्यादा कौन चलती है बोलो, कोका कोला, पेप्सी, ये सब सिर्फ किस पर चल रहा है, पब्लिसिटी पे। तुमको मालूम है उससे प्रोडक्ट का दाम, प्रोडक्ट को तो नेगेटिव लोग बोलते हैं। एक तो कौन तो फुटबॉलर था, वो तो उसको हटा के रख दिया था, क्या नाम है वो बता दो, रोनाल्डो। वो मतलब प्रोडक्ट का गुडविल है। कोल्ड ड्रिंक कोई प्रोडक्ट अच्छा चीज माना जाता है क्या, खराब चीज माना जाता है ना? लेकिन लोग प्रचार ऐसा करते हैं, तुम देखना गर्मी के मौसम में, मतलब वो ऐसे डालेंगे उसमें, सर 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 सर, सर निकलेगा, सर मन होगा अभी जाके चाट लें। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं होता? उसके बाद जब उसमें डालेंगे पॉपकॉर्न के साथ, सिनेमा हॉल सब में दिखाता है, अब ऐसा लग रहा है कि नहीं खरीदा तो लगता है फिल्म देखने बेकार आ गए। अच्छा ये ठंड में भी एडवर्टीजमेंट करते हैं,
जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मान लो, अब खैर ठंड तो खत्म है, लेकिन वो ठंड में भी नवंबर दिसंबर जनवरी में भी करते हैं एडवर्टीजमेंट, हो उन लोग का पब्लिसिटी बहुत स्ट्रांग है। कहा जाता है शायद 10 रुपए की एक बोतल में शायद उनको बनाने में 2 रुपया भी नहीं लगता है जी, वो 8 रुपया तो पब्लिसिटी पे सिर्फ खर्च करते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड। आज हर दुकान के सामने देखोगे उसका बोर्ड पेप्सी का लगा है, गांव गांव में। तो अगला, अच्छा बहुत बार आपके एम्प्लॉय भी आपके गुडविल बनते हैं। एग्जाम्पल दूं, बताओ तुम्हारा जैसे इन्फोसिस और बोलो TCS, हाँ इस सब का नाम बहुत है अपने किस में, HR में, कि यहाँ लोग नौकरी करना चाहते हैं। अगला ग्रोथ एलिमेंट, जैसे ग्रोथ एलिमेंट तुमको मिलता है ज़्यादातर किस में, जो तुम्हारे स्टार्टअप्स होते हैं। स्टार्टअप्स में बताओ तो कौन स्टार्टअप बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया था, एकदम स्पीड में ग्रोथ कर गया था? बायजूस। ऐसे बायजूस का हालत तो ख़राब हो रहा है अब, बायजूस मैंने सुना हालत ख़राब हो रहा है, देखना कुर्सी टूट ना जाए, टूटा तो नहीं है? तो ये ना हो कि इतने बच्चों में से एक बच्चा नीचे चला जाए तुरंत है, अगर टूट रहा है तो हटा दो इसको, रिजेक्ट कर दो। और बताओ कौन सा स्पीड गया है? पतंजलि भी काफी स्पीड गया था। आजकल क्या हाल है पतंजलि का? है मतलब इस टाइम तो ग्रोथ एलिमेंट था उसका एक समय में, है? अच्छा फिजिक्स वाला तो हद है, लेकिन वो जितना ज्यादा वो एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहा है, एक्सेस, वो तुम देखना उसका फिजिक्स वाला ही खत्म हो जाएगा। अब मैंने सुना CA में भी हालत खराब किया हुआ मैंने सुन रहा हूँ, 1999 में सारा सब्जेक्ट दे रहा है। UPSC में भी चला गया, MBA में भी चला गया, उसको मालूम है मैं शॉर्ट टर्म हूँ, उसको एकदम साफ मालूम है कि मैं शॉर्ट टर्म में बहुत 1-2 साल चलूंगा, हाँ इतना पैसा लेके बस बैठ जाना है। हाँ वो कुछ नहीं कर रहा है, बस वो अपने, उसको मालूम है मेरी ब्रांड बहुत शॉर्ट टर्म ही ना, बायजूस शॉर्ट टर्म नहीं हो गया, बस किसी को बेच देगा निकल लेगा, ये भी चलता है। अच्छा इंश्योरेंस क्या होता है पहले बताओ, बताओ जल्दी। इंश्योरेंस भी देखा जाए तो तुम्हारा इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, मालूम है? कैसे मालूम बताओ तो? राइट टू क्लेम है। एक बात LIC है किसी का, तो उसके मरने के बाद पैसा मिलने वाला है, तो एक बात मरने के बाद जो पैसा मिलने वाला है क्या उसको असाइन कर सकता है? अच्छा मरने के बाद असाइन करेगा कि मरने से पहले? पहले करेगा। LIC तो पर्सनल होता है, हाँ उसको असाइन करेगा। तो ये है कि ना मरने के बाद जो प्रॉपर्टी मिलना है उसको असाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अच्छा अदर इंश्योरेंस भी होता है। देखो इंश्योरेंस 2 तरीके का होता है, पहला बोलो लाइफ इंश्योरेंस, ये क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। और दूसरा बोलो क्या होता है? जनरल इंश्योरेंस। जानते हो ना इंश्योरेंस 2 ही तरीके का होता है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस बताओ, मोटर कार, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, है होम इंश्योरेंस, बहुत तरीके का इंश्योरेंस होता है। आजकल तो मैं सुन रहा हूँ फोन का भी इंश्योरेंस होने लगा है। वेडिंग इंश्योरेंस नहीं, वेडिंग इंश्योरेंस में क्या होता है? अच्छा एलिमनी भी दे दे तो ज्यादा अच्छा है डिवोर्स के बाद। अच्छा ऐसा नहीं हुआ अभी? अच्छा शादी में जितना खर्चा हुआ, अगर शादी बाद में टूटी, हाँ लड़की विदा होने से पहले, हाँ 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 हाँ, तो सबके पैसे डूब गए, अब कोई वापस तो करेगा नहीं। अच्छा ये कहानी है। अच्छा लेकिन लड़की विदा हो गई तो? अच्छा इंश्योरेंस कवर खत्म। ओ ये भी है। ऐसा प्रीमियम कितना है बता दो? प्रीमियम क्योंकि कुछ लोग एलिजिबल हैं क्लास में अब उस इंश्योरेंस को लेने के लिए। अच्छा चलो आ जाओ। चलो तो 2 तरीके का इंश्योरेंस होता है, जल्दी बोलो। पहला लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा जनरल इंश्योरेंस। मुझे सबसे पहले ये बताओ कि कौन सा राइट ट्रांसफर करोगे? तुम लोग को याद होगा बचपन में पढ़ाया था कंपनी लॉ के चैप्टर नंबर 1 में, मकौरा वाला केस। भूल गया ये लोग। सेपरेट प्रॉपर्टी, मकौरा का इंश्योरेबल इंटरेस्ट निकला ही नहीं था, याद है? क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी तो कंपनी की है, तो कंपनी से भी इंश्योरेंस करा सकती है ना, मकौरा तो नहीं करा सकता था उस केस में। याद होगा तुम लोग पढ़ाया था मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न इंश्योरेंस, ऐसे करके कोई केस था। तो सुनिए आप अपने एक्चुअली, अच्छा बताओ इंश्योरेंस में जो राइट होता है आपको उसको क्या बोलते हैं? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या कर सकते हैं? असाइनमेंट कर सकते हैं। आप देखो कैसे असाइनमेंट होगा। अगर तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस है तो ये बिफोर डेथ ही होना चाहिए। इसको ऐसे टिक लगाओ तो जैसे मैं टिक लगा रहा हूं ऐसे। अगर तुम्हारा कौन सा इंश्योरेंस है बोलो?
लाइफ इंश्योरेंस, तो उसका असाइनमेंट कब तक हो सकता है? बिफोर डेथ। अच्छा, कैसे पैसे का असाइनमेंट कर रहे हो? जो डेथ के बाद मिलने वाला है। चलिए अगला। लेकिन अगर अदर इंश्योरेंस है तो, जैसे मरीन और गुड पॉलिसी, मतलब जनरल इंश्योरेंस है तो ये आइदर बिफोर भी हो सकता है और आफ्टर भी हो सकता है। क्योंकि जानते हो ना, जैसे तुम्हारा सामान खो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है, तो वो आफ्टर भी हो सकता है और बिफोर भी हो सकता है। तो इंश्योरेंस दो तरीके का, बोलो जल्दी। लाइफ इंश्योरेंस, उसका असाइनमेंट कब तक होगा? बिफोर डेथ। और बोलो दूसरा, जनरल इंश्योरेंस का असाइनमेंट कभी भी हो सकता है, बिफोर और आफ्टर कॉज ऑफ एक्शन। याद रहेगा? चलिए बाकी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, जिनके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा वो असाइन नहीं कर सकता है। अरे भाई, जिसके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है उसको इंश्योरेंस का राइट ही नहीं है, तो इंश्योरेंस का राइट नहीं है तो असाइन कैसे करेगा? तो इंश्योरेंस का जो राइट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का असाइनमेंट हो सकता है, पर याद रखना इसके लिए एक और प्रीरिक्विजिट है, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर होना चाहिए। मतलब मुंह से बोला हुआ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली क्लियरली पता चलेगा कौन सा राइट असाइन हो रहा है। याद रहेगा? तो इसी के साथ ये भी चैप्टर हो गया KHATAM खत्म। ये तो मैंने जबरदस्ती छोटा छोटा चैप्टर बनाया हुआ है ना। अच्छा, मॉड्यूल में तो हद है, तुम्हारे कितने मॉड्यूल में चैप्टर हैं? 7 चैप्टर है ना ड्राफ्टिंग में, 7 की 8? नहीं 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 नहीं, 8-9 ही चैप्टर है। चलो 9-10, चलो मान लो 9-10। अपने बुक में कितना है? अपने बुक में जरा देखो तो कितना है? 25। तो ICSI का 9-10 चैप्टर और मेरा कितना? 25। छोटे छोटे टुकड़ों में तो बंटना ही था ना। लेकिन ये कि छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने से ना कंट्रोल बनता है। एक ही दिन में मैं सब पर हाथ दूंगा तो बड़ा अजीब लगेगा, है कि नहीं? तो चलो आज की क्लास समझ में आ गई बढ़िया से। बाकी मैं फिर से खत्म करना चाहूंगा इससे। बताइए, कोई भी डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग कितने पार्ट में होती है? 3। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा। ये बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए याद रखना। ये बच्चा जिसने याद कर लिया ना, वो तो कोई भी डीड, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग आराम से एग्जाम में कर देगा, बशर्ते वो ट्रांजेक्शन को समझे। ट्रांजेक्शन को समझेगा, दैट बिकम्स द ऑपरेटिव पार्ट। याद रहेगा ना तुम लोग को? चलो तो खत्म करें क्लास फिर। चलो ओके।